अर्थ ओवरशूट डे, पृथ्वी ओवरशूट दिवस। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के अनुसार दिस डे ऑफ 2019 इज, यह दिवस 2019 का हुआ। दिस डे ऑफ 2019 इज, यह दिवस 2019 का हुआ 29 जुलाई, 29 जुलाई। इट इज द डे, यह वह दिन है, इट इज द डे, यह वह दिन है वेयर ह्यूमैनिटीज डिमांड, जहां मानवता की मांगों के कारण, वेयर ह्यूमैनिटीज डिमांड, जहां मानवता की मांग एक्सीड्स अर्थ रीजनरेशन कैपेसिटी, पृथ्वी के संसाधन उत्पादन को पार कर जाती है। एक्सीड्स अर्थ रीजनरेशन कैपेसिटी, पृथ्वी के संसाधन उत्पादन को पार कर जाती है। बहुत सिंपल है इसका मीनिंग। एक साल में जनवरी से दिसंबर तक पृथ्वी अपने आप को क्या करती है? रीजनरेट करती है। किस मामले में रीजनरेट करती है? पानी में, भूजल में, फॉरेस्ट में, वन में, वो वापस उग जाता है। लेकिन इंसानों का इस हद तक दोहन हो रहा है प्रकृति को लेकर कि प्रकृति जितना एक साल में फिर से अपने आप के भीतर जो भी संसाधन है उसको उगाए, इतने में हम 29 जुलाई तक क्या कर देते हैं? उस एक साल को ही खत्म कर देते हैं। उस दिन को बोला जाता है अर्थ ओवरशूट डे। एक साल में इतना जंगल उगना था, हमने वो उतने ही जंगल को 29 जुलाई तक साफ कर दिया। तो रीजनरेशन कैपेसिटी से हम आगे बढ़ गए हैं। ओके, पृथ्वी की हालत खराब है, इससे ये पता चलता है। दिस कॉन्सेप्ट वॉज मेड बाय एंड्रयू सिम्स, यह सिद्धांत एंड्रयू सिम्स ने दिया। दिस कॉन्सेप्ट वॉज मेड बाय एंड्रयू सिम्स, यह सिद्धांत एंड्रयू सिम्स ने दिया, who was working in UK न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन, जो यूके की नव आर्थिक फाउंडेशन में काम करते थे। Who works in UK न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन, जो यूके की न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन या नव आर्थिक फाउंडेशन में काम करते थे। अब ये नव आर्थिक फाउंडेशन क्या है? जैसे भारत में नीति आयोग है, वैसे यूनाइटेड किंगडम में न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन है। दैट मीन्स इट इज अ थिंक टैंक। थिंक टैंक बोलते हैं ना नीति आयोग को, सोच विचार करती है सरकार के लिए, वो। अगली हेडिंग, अगली हेडिंग में लिखिए द वर्ल्ड रिसोर्सेज रिपोर्ट, वैश्विक संसाधन रिपोर्ट। द वर्ल्ड रिसोर्सेज रिपोर्ट, वैश्विक संसाधन रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम लिखिए, नाम सामने है, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फूड फ्यूचर, सतत खाद्य भविष्य बनाना। क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फूड फ्यूचर, सतत खाद्य भविष्य बनाना। दिस रिपोर्ट इज मेड बाय, यह रिपोर्ट बनाई गई है। बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं हमने, ये भी एक नई रिपोर्ट जुड़ रही है। दिस रिपोर्ट इज मेड बाय, यह रिपोर्ट बनाई गई है। बस प्लस प्लस करते लिखते जाओ। पहला, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, विश्व स्रोत संस्थान, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, विश्व स्रोत संस्थान, प्लस WB वर्ल्ड बैंक, प्लस UNEP, क्या है UNEP? एनवायरमेंटल प्रोग्राम, प्लस UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम,
प्लस फ्रेंच एग्रीकल्चर एजेंसी, फ्रांसीसी कृषि संस्थान, फ्रेंच एग्रीकल्चर एजेंसी, फ्रांस कृषि संस्थान। इट टेल्स अबाउट द गैप, इसने गैप का वर्णन किया है। इट टेल्स अबाउट द गैप, इसने गैप का वर्णन किया है फ्रॉम 2010 टू 2050, 2010 से 2050 के बीच, एज इन 2050, क्योंकि 2050 में वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी 10 बिलियन, विश्व जनसंख्या 1000 करोड़ होगी। वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी 10 बिलियन, क्योंकि विश्व जनसंख्या 1000 करोड़ हो जाएगी। तो 2010 में जो जनसंख्या है और 2050 में जो जनसंख्या है, दोनों में जनसंख्या गैप दिखेगा। आज 720 करोड़ कहते हैं तो 250 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी 2050 तक। तो किस प्रकार के गैप को भरना पड़ेगा, इस रिपोर्ट में बोला गया है। खाने को बढ़ाना पड़ेगा, कृषि भूमि उसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज जितनी कृषि भूमि और आज जितना खाने का उत्पादन होता है वो 1000 करोड़ लोगों के लिए नहीं है। तो कितना बढ़ना पड़ेगा हमें, वो रिपोर्ट में बोला है। लिख लो इसके पॉइंट्स क्या क्या है रिपोर्ट में। फर्स्ट, 56% फूड गैप, 56% खाद्य गैप शुड बी फुलफिल्ड, को पूरा करना होगा। कब तक? 2050 तक। इन 2050 तक जो गैप आने वाला है 2010 से 2050 के बीच में, वो 56% फूड गैप रहेगा। खाने की कमी इतनी ज्यादा रहेगी, उसको पूरा करना पड़ेगा 2050 तक। दूसरा, 600 मिलियन हेक्टेयर लैंड गैप, 600 मिलियन हेक्टेयर भूमि गैप, 600 मिलियन लैंड गैप। अब खाने को बढ़ाना है तो भूमि को भी बढ़ाना पड़ेगा, जहां पर कृषि की जा सकती है और खाना उगाया जा सकता है, तो इतनी भूमि बढ़ानी पड़ेगी। और तीसरा, 11 गीगाटन ग्रीन हाउस, 11 गीगाटन ग्रीन हाउस गैप शुड बी रिड्यूस्ड, गैप को कम करना होगा। 11 गीगाटन GHG गैप शुड बी रिड्यूस, 11 गीगाटन GHG गैप कम करना होगा। ठीक है। प्राइमरी जो रिपोर्ट बनाने वाली संस्था है उसका नाम आपने लिखा है वर्ल्ड रिसर्च रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहां पर है? ये अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। ओके, तो अलग से बस ये लिख लीजिएगा कि विश्व संसाधन संस्थान कहां है, तो वो वॉशिंगटन DC में है। अगला पढ़ रखा है हमने, फिर से लिखेंगे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, PM कुसुम स्कीम। सीधा साधा कृषि, फार्मर पेड़ों को पानी देते हुए, सोलर प्लांट को पानी देते हुए ताकि ज्यादा ऊर्जा बने। इसमें लिखिए, इसका फुल फॉर्म लिखिए, क्योंकि कुसुम का फुल फॉर्म बहुत लंबा चौड़ा है। PM तो PM ही है, कुसुम का फुल फॉर्म लिखिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, एवं उत्थान महाअभियान। बहुत ही बेसिक चीजें हैं इसके अंदर, पॉइंट समझ लीजिए क्या होने वाला है। इस योजना के तहत जो किसान है उनको सोलर पैनल्स दिए जाएंगे और उस सोलर पैनल्स के सहारे किसान अपने जो ट्यूबवेल हैं उसको चला सकते हैं। प्लस अगर कि उस किसान के पास में अधिशेष ऊर्जा बच जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बचती है, तो वो किसान डिस्कॉम कंपनियों को भी ये बेच सकता है। डिस्कॉम कंपनी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वितरण कंपनी। वितरण कंपनी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होते हैं, जो कंपनियां बिजली बनाती हैं, उनको भी ये बिजली बेच सकते हैं किसान। तो इससे थोड़ा सा उनको इनकम सोर्स हो जाएगा।
प्लस सस्टेनेबल हो जाएंगे कि बिजली पे उनको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा सरकार की, सोलर एनर्जी से ही काम चल जाएगा। ओके, ये सब इसके अंदर लिख लीजिए। टू प्रमोट सोलर एनर्जी फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए सौर ऊर्जा प्रदान करना। टू प्रमोट सोलर एनर्जी फॉर फार्मर्स, किसान के लिए सौर ऊर्जा प्रदान करना। सेटिंग अप ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स, ग्रिड से जुड़े पावर प्लांट बनाना। सेटिंग अप ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स, ग्रिड से जुड़े पावर प्लांट बनाना। ब्रैकेट में लिखिए रीन्यूएबल्स, अक्षय ऊर्जा, रीन्यूएबल्स या नवीकरणीय बोल सकते हैं या अक्षय बोल सकते हैं, अक्षय ऊर्जा। ईच प्लांट, प्रत्येक प्लांट होगा इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में, इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में, बिटवीन 500 किलोवाट टू 2 मेगावाट, 500 किलोवाट से 2 मेगावाट के बीच, 500 केडब्ल्यू टू 2 एमडब्ल्यू, 500 किलोवाट से 2 मेगावाट के बीच। फार्मर्स कैन ऑल्सो सेल सरप्लस एनर्जी, किसान अधिशेष ऊर्जा भी बेच सकते हैं। फार्मर्स कैन ऑल्सो सेल एक्सेस एनर्जी, किसान अधिशेष ऊर्जा भी बेच सकते हैं टू डिस्कॉम, डिस्कॉम को, DISSCOM, डिस्कॉम, डिस्कॉम को, डिस्कॉम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। नेक्स्ट हेडिंग, ये मत सोचना कि ये अकेला ही किसान पूरी ऊर्जा बना लेगा। हर किसान के पास ऐसे सोलर पैनल खेतों में लगे रहेंगे और वो सारे सोलर पैनल किसी एक ग्रिड में जाके कनेक्ट हो जाएंगे उस गांव के, उस गांव से फिर बिजली, उस ग्रिड से फिर बिजली सप्लाई होगी वापस खेतों में। ये सोलर पैनल में इतनी ताकत नहीं है कि खुद के किसान का सोलर पैनल खुद ही मोटर चला रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। सोलर पैनल की पूरी श्रृंखला हर खेत में होगी और वो सारे वायरिंग कहां जुड़ेगी, किसी एक जगह पर जाकर जहां 500 किलोवाट से 2 मेगावाट की प्लांट बना हुआ है, और वो प्लांट फिर क्या करेगा, ग्रिड सिस्टम के थ्रू वापस बिजली इकट्ठा करके भेजेगा। ओके, एक्स्ट्रा बिजली अगर होती है तो इनको फायदा मिलेगा। अगला, नेशनल राष्ट्रीय संसाधन कार्य क्षमता, ड्राफ्ट ऑन नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी, राष्ट्रीय संसाधन कार्य क्षमता नीति, ड्राफ्ट ऑन नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी, कार्य क्षमता नीति का ड्राफ्ट जारी, मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ, मेड बाय MOEFCC, MOEFCC मंत्रालय ने बनाया, यानी पर्यावरण मंत्रालय ने बनाया। क्यों बनाया, ये ड्राफ्ट में है क्या? एम इज, इसका लक्ष्य है टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर, अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र को सुधारना। टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर, अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र को सुधारना और उसे एंड कन्वर्ट इनटू, और उसे बदलना एंड कन्वर्ट इनटू रिसोर्स रिकवरी सेक्टर, संसाधन पुनर्युक्ति क्षेत्र में बदलना और उसे संसाधन पुनर्युक्ति क्षेत्र में बदलना, इनटू रिसोर्स रिकवरी सेक्टर। रिसाइकलिंग की बात हो रही है। ओके, MOEFCC ने किया है। फुल स्टॉप। एन अथॉरिटी विल बी सेटअप, एक अधिकरण भी बनेगा। एन अथॉरिटी विल बी सेटअप, एक अधिकरण भी बनेगा, कॉल्ड नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी अथॉरिटी, जिसे राष्ट्रीय संसाधन कार्य क्षमता अधिकरण कहेंगे। कॉल्ड नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी अथॉरिटी, जिसे राष्ट्रीय संसाधन कार्य क्षमता अधिकरण
कहेंगे, विच विल मेक स्ट्रेटेजी, जो योजनाएं बनाएगा, विच विल मेक स्ट्रेटेजी, जो योजनाएं बनाएगा, इन मटेरियल रिसाइकलिंग, वस्तु पुनर्चक्रीकरण, इन मटेरियल रिसाइकलिंग, वस्तु पुनर्चक्रीकरण, एंड लैंड फिलिंग टारगेट्स, और लैंड फिलिंग लक्ष्यों के लिए। कचरा जो होता है उसको जमीन के नीचे डाला जाता है, तो लैंड फिलिंग टारगेट कैसा होना चाहिए, किस तरीके से किसी भी कचरे को जमीन के अंदर दफन किया जाना चाहिए, उसके टारगेट्स ये बनाएगा। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, अब ये बस ये याद रखना है ड्राफ्ट पॉलिसी का भाई, हर बार हर क्षेत्र के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनती है। हमने 2018 की डिस्कस करी, 2019 की डिस्कस करी, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा जरूरी है वाला। लिखिए, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। ये सूचकांक किस बारे में बात करता है कि कौन से राज्य ने सबसे अच्छा जल प्रबंधन किया है, किस राज्य में लोग या सरकार की ओर से, सरकार की कोशिशों से पानी बचाया जा रहा है जमीन से, भूजल से। तो कुछ राज्य टॉप पे गए हैं, कुछ राज्य बिल्कुल डाउनफॉल पे चले गए, जिसमें गलत रिपोर्ट्स आई हैं कि पंजाब, राजस्थान, इन सब में क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है, और बहुत ही भयंकर रिपोर्ट बताई गई है। लिख लीजिए, किसने रिलीज किया? ये सब चीजें नीति आयोग ही रिलीज करता है, बाय नीति आयोग द्वारा। ये रिपोर्ट 2.0 है, ठीक है, मतलब नीति आयोग ने ये दूसरी रिपोर्ट पेश की है, तो इसमें 2.0 जरूर लिखना। रिलीज्ड बाय नीति आयोग ने जारी किया। अब इसने अकेले तो जारी किया नहीं होगा, डेटा किसी ना किसी मंत्रालय से लिया होगा, तो वो पहला मंत्रालय है डेटा लेने वाला, जल शक्ति मंत्रालय। विद द हेल्प ऑफ जल शक्ति, मदद ली गई जल शक्ति से, और दूसरी मदद किससे ले सकते हैं, तो वो भी लिखो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास मंत्रालय से। टॉप रैंक गुजरात, शीर्ष गुजरात, एक साथ ही लिख लो आप, ऐसे लिख लो, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र, एमपी, ये टॉप पे रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए नॉर्मल राज्य, लेकिन जब हम बात करेंगे हिमालय राज्यों की, तो इसमें टॉप कौन रहा, तो लिखिए, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय स्टेट्स, उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों में, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों में, हिमाचल फर्स्ट, हिमाचल प्रथम, उसके बाद 4 और लिख लो, यूके, त्रिपुरा, आसाम। यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, हमारे पास भी यूके है, उत्तराखंड, त्रिपुरा, आसाम, ओके। उसके बाद क्या बचता है अगला, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 पे लिखिए पौंडीचेरी, पुदुचेरी, ठीक। अब इस लिस्ट में दिया तो नहीं है, बट सर्वाधिक वृद्धि वाटर मैनेजमेंट में किसने की है वो भी लिख लो। मैक्सिमम इंक्रीमेंटल चेंज, सबसे ज्यादा वृद्धिशील बदलाव, मैक्सिमम इंक्रीमेंटल चेंज, सर्वाधिक वृद्धिशील बदलाव, इज इन हरियाणा, हरियाणा में आया, इज इन हरियाणा, हरियाणा में आया, फुल स्टॉप। लास्ट लाइन लिख लीजिए, 80% ऑफ स्टेट्स, 80% राज्य, इंप्रूव्ड देयर वाटर मैनेजमेंट, ने जल प्रबंधन में सुधार किया। इंप्रूव्ड देयर वाटर मैनेजमेंट, ने जल प्रबंधन में सुधार किया है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, ग्राउंड वाटर ईयरबुक, भूजल ईयरबुक या भूजल वार्षिक पुस्तक, ग्राउंड वाटर ईयरबुक ऑफ इंडिया, भूजल वार्षिक पुस्तक भारत की। डेटा पुराने रिलीज हुए हैं, लेकिन
नए एग्जाम के लिए नहीं। कई बार होता है ना, हम बोल देते हैं कि अरे यार यूपीएससी ने तो 3 साल पुराना डेटा पूछ लिया। ऐसा नहीं होता है जनरली। वो उसका मतलब ये होता है कि वो डेटा है ना उसी साल रिलीज हुआ है, लेकिन वो डेटा क्या है 2017-18 का है या 16 का है, पर वो रिलीज 19 में हुआ है। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि इन्होंने तो 17-18 का पूछा, डेटा था ही नहीं 17-18 में, वो 19 में मिला। तो आप ये कंफ्यूजन हो जाते हैं कि नहीं 3 साल पहले का पढ़ना चाहिए या 2 साल 5 साल पहले का पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लिख लो डेटा कब का है, लिख लेना 17-18, 17-18 का है। इट इज रिलीज्ड बाय, इसे जारी किया बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, केंद्रीय भूजल बोर्ड ने। बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, केंद्रीय भूजल बोर्ड ने। इसका पूरा काम रहता है कि देश भर में ग्राउंड वाटर में बढ़ोतरी हुई या कितना नुकसान हुआ, मतलब ये किसको चेक करता है, एक्वाइफर्स को, जल भृत्य को चेक करता है। जल भृत्य मालूम है ना क्या होते हैं, एक्वाइफर्स जो जमीन के नीचे होते हैं, जिससे ही हमें ट्यूबवेल के थ्रू पानी मिलता है, उसको जल भृत्य बोलते हैं। लिखिए आगे, इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर, भारत सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है। अब आई डोंट थिंक कि ये लिखने की जरूरत थी, क्योंकि हमें पता ही होगा, राइट। हमारे यहाँ पे नहरों की व्यवस्था, वाटर लिंकेज सिस्टम, रिवर लिंकेज सिस्टम की बहुत ज्यादा कमी है, और नहरें शायद खेतों तक पहुंच नहीं पाती है, तो हर किसान क्या करता है, ट्यूबवेल खोदता है और पानी निकालता है। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता भारत बन गया। ब्रैकेट में लिखना कितना भूजल निकालता है भारत, 12% ऑफ ग्लोब, विश्व का 12%, 12% ऑफ द ग्लोब, विश्व का 12%। एक साल में कितना निकालता है भारत ट्यूबवेल से पानी, पर ईयर, प्रतिवर्ष 230 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर, प्रतिवर्ष 230 बिलियन घन मीटर, क्यूबिक मीटर जल, क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर। ड्यू टू दिस, इसके कारण 60% ऑफ एक्वाइफर्स विल बी इन क्रिटिकल स्टेज, 60% जल भृत्य समाप्त हो सकते हैं। 6% एक्वाइफर्स विल बी इन क्रिटिकल स्टेज, 60% जल भृत्य समाप्त हो सकते हैं बाय 2030, 2030 तक, बाय 2030, 2030 तक। वर्स्ट स्टेट्स, सबसे खराब राज्य दिख ही रहे हैं यहाँ पे, लाल कलर में जो है वो सबसे खराब राज्य है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि 2025 आने दो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर अवेलेबल होगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा पूरा। क्योंकि अगेन ओवरशूट डे, जितना जिस स्पीड से पृथ्वी के जमीन के अंदर पानी इकट्ठा होता है, उससे कहीं गुना ज्यादा स्पीड से हम निकाल रहे हैं। तो एक साल में जितना इकट्ठा होना चाहिए वो हम कब कर लेते हैं, 29 जुलाई को ही खत्म कर देते हैं। तो बाकी के 4-5 महीने खाली, ये होता है। अगली हेडिंग, ये हेडिंग जरूरी है। प्लांट टू कन्वर्ट प्लास्टिक वेस्ट इनटू डीजल, प्लास्टिक कचरे को डीजल में बदलने का प्लांट, प्लांट टू कन्वर्ट प्लास्टिक वेस्ट इनटू डीजल, प्लास्टिक कचरे को डीजल में बदलने का प्लांट, सेटअप इन देहरादून, देहरादून में बना, सेटअप इन देहरादून, देहरादून में बना। इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ एसएनटी, एसएनटी मंत्री ने उद्घाटन किया। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, ओके, बाय एसएनटी मिनिस्टर। इन सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, ये प्लांट का फोटो है,
ये प्लास्टिक के कचरे को डीजल में बदलता है और ये उद्घाटन हुआ इस प्लांट का देहरादून में CSIR के कॉम्प्लेक्स में। लिखिए, इट विल कन्वर्ट पॉलीओलेफिनिक वेस्ट यह पॉलीओलेफिनिक कचरे को बदलेगा। इट विल कन्वर्ट पॉलीओलेफिनिक वेस्ट, यह पॉलीओलेफिनिक कचरे को बदलेगा इनटू डीजल, डीजल में। पॉलीओलेफिनिक इज द 70% ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक में पॉलीओलेफिनिक 70% होता है। पॉलीओलेफिनिक इज 70% ऑफ वेस्ट। कचरे का 70% पॉलीओलेफिनिक होता है, विच इज लीस्ट डिग्रेडेबल, जो न्यूनतम रूप से समाप्त होता है। विच इज लीस्ट डिग्रेडेबल, जो न्यूनतम रूप से समाप्त होता है। मतलब आसान नहीं है इसको डिग्रेड करना, इसको खत्म करना, बट स्टिल ये प्लांट क्या करेगा, इसको खत्म करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा डीजल में। ठीक है, अब ये जो चीज है, ये जो प्लांट है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो फिर क्या कर देंगे, पूरे देश में बना देंगे। इट इज अ पायलट प्रोजेक्ट, यह पायलट योजना है फॉर 6 मंथ, 6 महीनों की। 6 महीनों तक देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अगले सेक्टर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, विवाद निपटान प्रणाली। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, विवाद निपटान प्रणाली फॉर सोलर एंड विंड सेक्टर, सौर एवं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। फॉर सोलर एंड विंड सेक्टर, सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में। हर क्षेत्र के लिए एक डीआरसी बनता है। ठीक है, विवाद निपटान प्रणाली होना जरूरी है। यहां पर विवाद निपटान प्रणाली का काम क्या रहेगा, जब भी सोलर प्लांट या सोलर पैनल्स या विंड टर्बाइंस को सेटअप करना होगा, तो पहाड़ का अधिग्रहण करना, किसी की जमीन का अधिग्रहण करना, तो वो सब डिस्प्यूट सेटलमेंट के तहत आएंगे। तो ये भी बनेगा और यूनियन मिनिस्ट्री ने बिल्कुल अप्रूव कर दिया है कि इस मैकेनिज्म को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये देखना है कि इस डीआरसी के अंदर बैठेगा कौन, इसकी एज लिमिट क्या होगी। तो कोई भी व्यक्ति जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, सरकार से जुड़ा हुआ है, वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा और उसकी उम्र होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष। केवल ये बहुत बहुत लीस्ट चांस है इसके आने के, बट फिर भी अपन लिखेंगे। लिख लीजिए इसके अंदर, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नव एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के तहत, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत, डीआरसी विल बी सेटअप विथ 3 मेंबर। 3 सदस्यों की डीआरसी बनेगी। डीआरसी विल बी सेटअप विथ 3 मेंबर, 3 सदस्यों की डीआरसी बनेगी। एंड अपर एज विल बी 70 ईयर, जिसकी अधिकतम आयु 70 वर्ष होगी। अधिकतम आयु 70 वर्ष। जो भी मेंबर रहेगा वो मैक्सिमम 70 ईयर्स का हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग, पर्यावरण की बात की है तो अब IUCN लिस्ट और साइट्स की लिस्ट, वाइल्ड लाइफ जो 1972 है उसके शेड्यूल्स में कौन कहाँ आता है, और इस साल के इंपॉर्टेंट जानवर कौन से रहे। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पूरी लिस्ट याद करो, सिर्फ प्रोमिनेंट वो होता है कि उस वर्ष किस किस जीव का नाम आया है। ठीक है, तो सबसे पहला नाम लिखिए, इंडियन ग्रे वुल्फ, भारतीय ग्रे वुल्फ। इंडियन ग्रे वुल्फ, भारतीय ग्रे भेड़िया। इट हैज बीन सीन आफ्टर 80 ईयर्स इन बांग्लादेश। यह 80 वर्ष बाद बांग्लादेश में दिखा।
एंड फार्मर्स किल्ड इट, और किसानों ने मार दिया। भूलना नहीं, अपन इंसान है, अपन क्या कुछ भी कर सकते हैं अपन। तो ये बड़ा जरूरी हो गया, ठीक है। एक तो बेचारा 80 वर्षों बाद दिखा, और दिखते से ही किसानों ने मार दिया। पर डरने की जरूरत नहीं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं अपन। ये कुल मिला के भारत में 3000 हैं। कहाँ मिलते हैं? तो पूरा भारत, बांग्लादेश, चीन, उस एरिया में मिलते ही मिलते हैं। लिख लीजिए, केवल बांग्लादेश की बात है। बांग्लादेश में ये एक ही था, इसको भी मार दिया किसानों ने, उस डर से कि ये भेड़िया है और पशुओं को खा जाएगा। लिखिए, इसका साइंटिफिक नेम लिख लीजिए, जरूरी है, वैज्ञानिक नाम कैनिस लुपुस पेलिप्स। कैनिस लुपुस पेलिप्स। इंडिया है 3000, भारत में 3000 है। डिसअपियर्ड इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में समाप्त। ये IUCN जो लिस्ट होती है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑन कन्वेंशन ऑफ नेचर, इसने बोला था कि बांग्लादेश में 1940 से ही गायब है। मतलब 80 साल हो गए, वो दिखा फिर गायब कर दिया। बोले गायब है ना, तो दिखना क्यों चाहिए? IUCN का स्टेटस लिख लो, लीस्ट कंसर्न, न्यूनतम चिंता, लीस्ट कंसर्न। IUCN डैश लीस्ट कंसर्न, न्यूनतम चिंता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नहीं, IUCN के अलावा भारत की लिस्ट की बात करेंगे, तो भारत की लिस्ट कहां से बनती है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। डेट क्या है? 1972। इसमें आप लिख लो, इन शेड्यूल 1 पार्ट 1, अनुसूची 1 भाग 1 में, शेड्यूल 1 पार्ट 1 अनुसूची 1 भाग 1 में, मतलब भारत के लिए बड़ा जरूरी, क्योंकि भारत में से 3000 के आसपास बचे हैं, जिसमें ज्यादातर कैप्टिविटी में, जू वगैरह में सुरक्षित रखे हुए हैं। ठीक है, हो गया। ये कौन सा पेड़ है? वो एक ही है। कोई दुनिया में एक ही पेड़ होता है जो जमीन में जड़ जमाता है और फिर वो जड़ वापस हवा में आ जाती है, क्योंकि खारापन ज्यादा होता है समुद्री पानी में। मैंग्रोव, मैंग्रोव। ठीक है, लिखिए, मैंग्रोव कहाँ मिलते हैं? भारत में, बस सुंदरबन में। उसके अलावा भी मैंग्रोव मिलते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनकी नदियों को, ये नदियां जब बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, तो ये भी डेल्टा बनाती हैं, और जहां डेल्टा बनता है वहां ये पेड़ मिलेंगे। और अगर यही नदियां का ज्यादातर गढ़ अपन देखें तो आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश देखें तो कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें एक होता है कोरिंग वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, तो यहाँ की बात है। ये लिखो, कोरिंग मैंग्रोव, हेडिंग, कोरिंग के मैंग्रोव, कोरिंग मैंग्रोव्स, कोरिंग के मैंग्रोव। डिटेल लिखिए। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि आंध्र प्रदेश, कोरिंग वन्य अभ्यारण्य का है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की सरकार कोशिश क्या कर रही है कि कोरिंग वन्य अभ्यारण्य जो है उसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया जाए, तो उसकी तैयारी में लगी हुई है आंध्र प्रदेश की सरकार। ओके, लिख लो, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बिगिंस द प्रोसेस, आंध्र प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू की है टू गेट द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर का दर्जा पाने के लिए, टू गेट द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर का दर्जा पाने के लिए, फ्रॉम यूनेस्को, यूनेस्को से, फॉर गोदावरी मैंग्रोव्स, गोदावरी नदी के मैंग्रोव के लिए, फॉर गोदावरी मैंग्रोव्स
गोदावरी नदी के मैंग्रोव के लिए गोदावरी नदी कहां से शुरू होती है? महाराष्ट्र के नासिक से। तो महाराष्ट्र के नासिक से शुरू होती है गोदावरी, तो महाराष्ट्र से होते हुए फिर वो आंध्र प्रदेश जाती है और वहां जाके डेल्टा बन जाती है। डेल्टा बनती है तो मैंग्रोव आ जाते हैं, बस उस एरिया को, बस वो डेल्टा जहां बनाती है उस एरिया को ही कोरिंग अभयारण्य बोला जाता है। ओके, लिखिए एट कोरिंग सेंचुरी, कोरिंग अभयारण्य में। अब ये कोरिंग कहां पर है, कौन से जिले में आता है? इन काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट, काकीनाडा जिले में, इन काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट, काकीनाडा जिले में। ठीक है, भारत में पूछ लिया जाए सबसे बड़ा मैंग्रोव कहाँ है, सुंदरबन नहीं, सुंदरबन ही है, लेकिन दूसरे नंबर पे कहाँ कौन होता है? कोरिंग मैंग्रोव। ओके, सेकंड लार्जेस्ट एरिया। प्लस अच्छी बात क्या है, भारत में हर साल पूर्वी तट पर बहुत सारे कछुए आते हैं अंडे देने के लिए। उसमें से प्रमुख कछुओं की प्रजाति कौन सी है? ऑलिव रिडले। ओके, तो ऑलिव रिडले कछुए यहाँ पर प्रजनन के बाद में अंडे देने के लिए आते हैं। ठीक है, लिख लेना। इंपॉर्टेंट फॉर ऑलिव रिडले टर्टल्स, ऑलिव रिडले कछुओं के लिए जरूरी, ऑलिव रिडले टर्टल्स, ऑलिव रिडले कछुओं के लिए जरूरी। ऑलिव रिडले मतलब कौन से कछुए हैं? जमीन के कछुए नहीं है, समुद्री कछुए हैं। ठीक है, टर्टल बोला है, टॉर्टोइस नहीं। अगला, टर्टल टॉर्टोइस में फर्क मालूम है? हिंदी में तो दोनों कछुए हैं, इंग्लिश में अलग अलग होते हैं। टर्टल मतलब जो पानी में है और टॉर्टोइस यानी जो जमीन का कछुआ होता है। ओके, अगली हेडिंग, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। पूरी तरीके से ये दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। IUCN ने इसे एक्सटिंक्ट बोल रखा है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड बोल रखा है कि जंगलों में तो नहीं मिलेगा। लेकिन आसाम की जो राजधानी है गुवाहाटी, वहां पर कुछ मंदिर हैं, उन मंदिरों के पास में कुछ तालाब हैं जहां पे वो पलते रहते हैं, पनपते रहते हैं। ओके, तो मंदिरों ने उनको बचा रखा है अभी तक, दैट इज द कल्चर। तो इसके बारे में लिखना है। दे आर ओनली फाउंड इन उग्रतारा टेम्पल, ये केवल उग्रतारा मंदिर में मिलते हैं। दे आर ओनली फाउंड इन उग्रतारा टेम्पल, ये केवल उग्रतारा मंदिर में मिलते हैं इन गुवाहाटी आसाम, जो गुवाहाटी आसाम में है। तो न्यूज में क्यों आया? क्योंकि 34 कुछ अंडे थे जो फूट रहे थे और जन्म हो रहा था इन कछुओं का, है ही नहीं। तो 34 बच्चों का जन्म देखने के लिए फिर एक दर्शन वगैरह ऑर्गेनाइज किया था कि आओ और देखो ऑलिव, ये जो सॉफ्ट शेल टर्टल है। सॉफ्ट शेल का मतलब है इनका जो शेल है वो दूसरे कछुए जैसा मजबूत नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, बहुत पतला होता है। तो ये बहुत, और इसकी वजह से फिर इनको पावर मिलती है कि ये ज्यादा तेजी से चल सकते हैं। ओके, जितना कठोर होगा शेल उतना धीमा चलेगा, जितना सॉफ्ट होगा उतना तेज चल सकता है। आगे लिखिए इसके बारे में, साइंटिफिक नेम लिख लो, वैज्ञानिक नाम निल्सोनिया निग्रिकेंस, निल्सोनिया निग्रिकेंस, निल्सोनिया निग्रिकेंस। सामान्य नाम भी लिख लीजिए, मजारी, MAZARI, मजारी कछुआ बोलते हैं इसे, मजारी। IUCN में इसका दर्जा लिख लो, IUCN लिखो और सामने लिख लो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जंगलों में समाप्त या जंगलों से विलुप्त। याद रहेगा, सॉफ्ट शेल रहता बहुत ज्यादा। ठीक है, पढ़ रखा है हमने, वापस रिपीट करेंगे। ये पढ़ रखा है मतलब इसमें पता नहीं कितना जी के कहीं से ही पूछ लेंगे। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन रियो का, उस पृथ्वी सम्मेलन के बाद में बने हुए 1994 में बने 3 संस्थान, UNCCD, UNDBT, UNCCC, ओके, वो सब। फिर उसके बाद में भारत में इंपॉर्टेंट क्या था? UNCCD, उसकी 14th नंबर का सम्मेलन जिसे COP14 बोला गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज,
और वो हुआ नई दिल्ली में 2019 में। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। हेडिंग डाली। अब इसके बाद में लिखिए नीचे एक लाइन में, वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस डैश 17 जून, 17 जून। इन 2019, 2019 में इट वॉज द 25th एस्टेब्लिशमेंट ईयर, 25वां स्थापना वर्ष था। इट वॉज द 25th एस्टेब्लिशमेंट ईयर, 25वां स्थापना वर्ष था किसका? ऑफ यूएनसीसीडी, यूएनसीसीडी का। क्वेश्चन बनने के चांस बहुत हाई है। यूएनसीसीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल स्टॉप। यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म चाहिए क्या? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बेटिंग ऑन डेजर्टिफिकेशन, ऐसा करके पूरा चलता है वो, कॉम्बेट ऑन डेजर्टिफिकेशन। तो वो आपने लिख रखा है तो हम वापस नहीं लिखेंगे। आगे लिखिए, इट वॉज मेड इन 1944, यह 1944 में बना था। आफ्टर रियो अर्थ समिट, रियो पृथ्वी सम्मेलन के बाद, आफ्टर रियो अर्थ समिट, रियो पृथ्वी सम्मेलन के बाद, इन 1992, जो 1992 में हुआ। इट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, यह एक वैधानिक समझौता है। इट इज अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट, यह एक वैधानिक समझौता है। मतलब जो भी इसमें डिसीजन लिया जाता है वो सबको मानना पड़ता है, सारे देशों को मानना पड़ता है। बिसाइड दिस, इसके अलावा इन रियो कन्वेंशन, रियो के सम्मेलन में UNCBD and UNFCCC were also made. UNCBD और UNFCCC भी बने एंड UNFCCC भी बनाए गए। ठीक है, ये है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मौसम विज्ञान, मौसम बदलाव के लिए कन्वेंशन है जो रियो अर्थ समिट के बाद बना। ये है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर सम्मेलन, तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बना, जीवों के लिए। और फिर एक कौन सा बना हुआ है? डेजर्टिफिकेशन के लिए, कि डेजर्ट को हमें रोकना है। सिंपली समझो, रियो 1992 में एक सभा हुई, उसको बोला गया पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी को बचाना है। फिर उसमें ये डिसाइड हुआ कि हम 3 संस्थाएं बनाएंगे, एक रेगिस्तान बढ़ने से रोकने के लिए, एक जीव जंतुओं को समाप्त होने से रोकने के लिए, और एक मौसम को सुधारने के लिए। क्लियर? जिसमें से हमने कौन सा पढ़ा? डेजर्ट वाला। क्यों पढ़ा? क्योंकि इंडिया में हुआ था। और इसकी हर साल कॉन्फ्रेंस होती है, हर कुछ साल में कॉन्फ्रेंस होती है। तो कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया में? 14 नंबर की। ओके, ये है इंपॉर्टेंट। अब कल को आपसे पूछ लें कि किसी एक मीटिंग के बारे में ये बोलें कि ये COP14 है, तो आपको मना ही करना है, क्योंकि COP14 तो सिर्फ किसकी हुई है? UNCCD की हुई है। दूसरी कॉन्फ्रेंस भी जो रहेंगी, डाइवर्सिटी की, क्लाइमेट की, इनकी भी कॉन्फ्रेंस का नंबर अलग रहेगा। कोई COP22 रहेगा, 21 रहेगा, नंबर चेंज होते हैं कॉन्फ्रेंस के। हमारे लिए 14 इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? इससे जुड़ता हुआ एक और सिद्धांत है जिसको बोन चैलेंज बोला जाता है। ठीक है, BONN लिख लीजिए अलग ही इसी में। बोन चैलेंज, बोन चैलेंज, इट इज एन इंटरनेशनल चैलेंज फॉर ऑल कंट्रीज। यह सभी देशों के लिए चैलेंज है
चुनौती है, इट इज एन इंटरनेशनल चैलेंज फॉर ऑल कंट्रीज, यह सभी देशों के लिए चुनौती है, टू रिस्टोर 150 मिलियन हेक्टेयर लैंड, कि 150 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बचाएं, टू रिस्टोर 150 मिलियन हेक्टेयर लैंड, 150 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बचाएं बाय 2020, 2020 तक, फ्रॉम डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से, फ्रॉम डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से। रियो अर्थ समिट हुआ 1992 में। रियो अर्थ समिट से 3 संस्था बनी। हमारी संस्था जो है वो है मरुस्थलीकरण के लिए, और डेजर्टिफिकेशन के लिए कौन सा चैलेंज बोला गया? बचाना क्या है? जमीन को बचाना है कि वो रेगिस्तान ना बन जाए, और उसी के लिए कौन सा चैलेंज बनाया गया इसी के अंदर? बॉन चैलेंज। ऐसा रूट चल रहा है इसका। तो लक्ष्य क्या है? 150 मिलियन हेक्टेयर पूरी दुनिया में बचाना है, ठीक, जिसमें से भारत का जो रहेगा हिस्सा वो रहेगा 8 मिलियन, 8 मिलियन, सॉरी 13 मिलियन करो उसको, 13 मिलियन रहेगा। 13 मिलियन भारत को यह जमीन बचानी है, ठीक। भारत सही चल रहा है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, ये जो बॉन्ड चैलेंज है 2020 तक का, ये 2020 तक 30 तक कितना होगा वो भी लिख लो। बाय 2030 और 2030 तक एक्स्ट्रा 350 मिलियन हेक्टेयर शुड बी सिक्योर्ड। 350 मिलियन हेक्टेयर बचाया जाए, भूमि बचाया जाए, वर्ल्ड की बात हो रही है। तो इसमें भारत का और कितना आ जाएगा? 2020 का लक्ष्य क्या हो गया? दुनिया के लिए कितना हुआ? 150, भारत के लिए कितना हुआ? 13। 2030 के लिए दुनिया के लिए कितना हुआ? 350, भारत के लिए हो गया 8। बस ये इसी का हिस्सा है मिलियन हेक्टेयर्स में। आई होप क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, ये बॉन्ड चैलेंज का साइन है। ये चैलेंज का एक ही मतलब है, डेजर्टिफिकेशन को हर हाल में रोकना है और भूमि सुधार करना है कि वो रेगिस्तान ना बन जाए। नेक्स्ट, एशियाटिक गोल्डन कैट, एशियाई गोल्डन कैट या एशियाई स्वर्णिम बिल्ली, एशियाटिक गोल्डन कैट। हमेशा ये माना जाता था कि एशियाटिक गोल्डन कैट का एक ही कलर होता है, गोल्डन, बट रिसेंटली ये पता चला कि एक कलर की नहीं है ये तो 6 कलर की। तो 6 अलग अलग कलर हैं एशियाटिक गोल्डन कैट के, लिख लीजिए। इट इज नो लॉन्गर इन सिंगल कलर, इनका एक रंग नहीं होता। एंड 5 more color have been found in अरुणाचल प्रदेश, और 5 अन्य रंग मिले हैं अरुणाचल प्रदेश में। एंड 5 other color have been found in अरुणाचल प्रदेश, और 5 अन्य रंग मिले हैं अरुणाचल प्रदेश में। वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, कैटोप्यूमा टेमिनसिकी, कैटोप्यूमा टेमिनसिकी, कैटोप्यूमा टेमिनसिकी। IUCN दर्जा, IUCN लेवल नियर थ्रेटेंड, गंभीर के करीब, नियर थ्रेटेंड, थ्रेटेंड यानी गंभीरता के करीब। कहां मिलती हैं? लिखो, दे आर फाउंड फ्रॉम इंडिया टू इंडोनेशिया, भारत से इंडोनेशिया तक पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग नेपाल, भूटान, चाइना, नेपाल, भूटान, चीन भी में भी नेपाल, भूटान, चाइना, नेपाल, भूटान, चीन में भी। तो ये एशियाटिक गोल्डन कैट्स है।
नेक्स्ट लिखिए, पूरी हेडिंग लिखिए। सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड अडॉप्ट, हिंदी में लिख लो, सतत आजीविका एवं जलवायु अनुकूलन। इंग्लिश में लिखा हुआ है सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड अडॉप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। सतत आजीविका एवं जलवायु अनुकूलन, स्लैक ब्रैकेट में इसको कहा जाएगा SLACC, स्लैक। इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्लैक क्या है? ये क्या है? एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं, हाउस होल्ड में रहते हैं, यानी गांव के घरों में रहने वाले लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। किस बात का ट्रेनिंग? कि मौसम जिस तरीके से बदलता जा रहा है तो आपको अपनी आदतों में किस तरीके से बदलाव करने होंगे, ये वो ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग कौन करवा रहा है? तो हैदराबाद में एक बहुत बड़ी संस्थान है, उस संस्थान का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में है। ओके, वो ये ट्रेनिंग देगा पूरी दुनिया, पूरे भारत में लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। लिखो, इट इज अ प्रोग्राम टू हेल्प, इट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यह प्रशिक्षण प्रोग्राम है टू हेल्प रूरल पुअर, ग्रामीण गरीबों के लिए, टू हेल्प रूरल पुअर, ग्रामीण गरीबों के लिए, फॉर अडॉप्टिंग क्लाइमेट चेंज, जलवायु अनुकूलन के लिए, फॉर अडॉप्टिंग क्लाइमेट चेंज, जलवायु अनुकूलन के लिए। दिस ट्रेनिंग इज लॉन्च्ड बाय, इस प्रशिक्षण को शुरू किया, दिस ट्रेनिंग इज लॉन्च्ड बाय, इस प्रशिक्षण को शुरू किया बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने, बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने, विच इज इन हैदराबाद, जो हैदराबाद में है। इट इज अंडर NRLM, यह NRLM के अधीन चलेगा। ये कौन सी योजना है? NRLM बहुत बड़ी योजना है जिसके अंडर में ये वाला चलेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। Approximate 650 villages are covered, 650 गांव शामिल, फ्रॉम MP एंड बिहार, MP और बिहार के। दैट मीन्स यहां पे सक्सेस हुआ तो पूरे देश में हो जाएगा। तो ये क्या है? पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट MP बिहार में ही अभी शुरू हुआ है। अगला, इंग्लिश में हेडिंग लिखी है गृह, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट, हिंदी में लिखी है एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए, एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग, हरित रेटिंग, एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग। केंद्र मंत्री नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी एड्रेस द 10th गृह समिट, 10वें गृह सम्मेलन में आए, एड्रेस्ड
10th गृह समिट, 10वें गृह सम्मेलन में आए। नितिन गडकरी कहां के हैं? नागपुर, इन नागपुर, इन नागपुर। आरएसएस से भी तो जुड़ा है व्यक्ति। नागपुर का कार्यालय, आरएसएस का कार्यालय नागपुर। लिख लो किस काम का है ये। इट इज अ टूल टू प्रमोट ग्रीन बिल्डिंग। यह हरित बिल्डिंग के लिए बना है। इट इज अ टूल टू प्रमोट ग्रीन बिल्डिंग्स। यह हरित बिल्डिंग के लिए बना है इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, सफिशिएंट। ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, ये वाला ले लो। लिखिए वेम्पायर, फ्रूट बैट, वेम्पायर नहीं लिखना, फ्रूट बैट, फ्रूट बैट। केवल इनसे कोरोना नहीं होता है, एक वायरस भी होता है जो केरल में फैला, निपाह वायरस। लिखिए उधर एक ने चमगादड़ खाया, यहां पर चमगादड़ ने एक फल खाया और वो फल आदमी ने खाया। ठीक है, वो फल था गोवावा। झूठा नहीं खाना चाहिए इसलिए बोलते हैं। तो लिख लीजिए, निपाह वायरस स्प्रेड इन केरल। केरल में निपाह वायरस फैला। This bat is also called flying fox. इस चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। फर्क है चमगादड़ों में। जो फ्रूट बैट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, केवल फल खाते हैं, इसलिए नाम है फ्रूट बैट। और उसके अलावा जो बाकी जितने भी बैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, शिकार वगैरह करते हैं या फल भी खाते हैं, दोनों करते हैं। दोनों में फर्क कैसा है? दोनों में फर्क ये कि जो ये फ्रूट बैट है, अब मेरे को नहीं पता ये उल्टा कैसे टंगे रहते हैं दिन भर, ये जो भी है, तो ये स्मेल के थ्रू किसी भी फल तक पहुंचते हैं। लेकिन दूसरे जो बैट होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो इको लोकेशन के थ्रू अपने शिकार तक पहुंचते हैं। इको लोकेशन मतलब पहाड़ पे गए होंगे और चिल्लाया होगा अपना नाम, तो वो नाम वापस आया होगा। ठीक है, उसको इको कहते हैं। तो जो दूसरे चमगादड़ होते हैं वो इको लोकेशन सुनते रहते हैं, मतलब उनके कान बड़े तेज होते हैं। ओके, इको सुन सकते हैं, तो उससे वो शिकार करते हैं। इनमें इको सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो ये इनके पास स्मेल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये सूंघकर फलों तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो एक पहुंचा, उसने खाया फल, और फिर वही फल किसी इंसान ने खा लिया, निपाह वायरस फैलने लग गया। ठीक है, लिख लो ना, इट इज अ जूनेटिक डिजीज। यह पशुजन्य बीमारी है। इट इज अ जूनेटिक डिजीज, यह पशुजन्य बीमारी है। अगला इंडेक्स, सरल, SARAL, सरल। सरल का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंग्लिश में ही लिखना होगा आपको। स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिव इंडेक्स, इसका नाम दिया गया है सरल। लॉन्च्ड बाय पावर मिनिस्ट्री, ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया। लॉन्च्ड बाय पावर मिनिस्ट्री, ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया। अब मैं क्या बताऊं, इसमें ज्यादा वो नहीं है, देखो नाम में ही सब कुछ है। स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लोग क्या करने लगे हैं, फैशन होने लगा है कि घरों के ऊपर भी लोग क्या कर रहे हैं,
सोलर पैनल लगा रहे हैं। तो जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई स्कूल है या कोई प्रोजेक्ट है, कोई सरकारी प्रोजेक्ट हो सकता है या निजी घर हो सकता है किसी का, वहां पर किस राज्य ने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया लोगों ने कि उन्होंने अपने छत पर सोलर पैनल लगाए। तो ऐसा एक इंडेक्स जारी हुआ जिसमें नंबर 1 है कर्नाटक। कर्नाटक में आप अधिकतम घरों में जाओगे तो उनकी छत पे क्या लगे हुए हैं? सोलर पैनल लगे हुए हैं। बहुत आगे जा चुका है कर्नाटक इस मामले में। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स बनाने में कौन कौन सी बॉडीज शामिल होती हैं वो लिख लेते हैं। दिस इंडेक्स इज मेड बाय, यह सूचकांक बनाया जाता है या डिजाइन किया जाता है, इज मेड बाय, पहला मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, MNRE बोलते हैं, जैसे MOEFCC होता है ना पर्यावरण के लिए, वैसे MNRE बोलते हैं इसको, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को, प्लस शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, शक्ति सतत ऊर्जा फाउंडेशन, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, सतत ऊर्जा फाउंडेशन, प्लस एसोकैम, ASSOCHAM, एसोकैम, ASSOCHAM। एसोकैम क्या होता है? क्वेश्चन बन सकता है। एसोकैम बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोकैम का फुल फॉर्म लिख लो। एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, प्लस एक कंपनी है अर्नेस्ट एंड यंग, अर्नेस्ट एंड यंग, अर्नेस्ट एंड यंग भारत के लिए बहुत सारे सूचकांक बनाती है अर्नेस्ट एंड यंग। नंबर 1 इज केरल, प्रथम रहा केरल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। इलीगल ट्रेड इन टाइगर, बाघों का अवैध व्यापार, इलीगल ट्रेड इन टाइगर, बाघों का अवैध व्यापार। अब तो जीवन भर के लिए अंदर, बाहर ही नहीं निकल सकते अगर बाघ का शिकार किया तो ऑब्वियसली। टाइगर्स आर इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, बाघ साइट्स की परिशिष्ट 1 में है। दे आर इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, साइट्स की परिशिष्ट 1 में है। एंड फ्रॉम 2000 टू 2018 और 2000 से 2018 तक फ्रॉम 32 कंट्रीज, 32 देशों से 2,359 tigers have been seized. $2,359 शेयर कब्जे में लिए गए हैं। सीज्ड यानी कब्जे में लिए गए। वो शेयर या तो ऐसे थे जो मर चुके थे और उनकी खालें रह गई थी, वो सब शेयर की टोटल काउंटिंग है, इतनी ज्यादा। इंडिया हाईएस्ट नंबर, भारत में सबसे ज्यादा। तो कितना ज्यादा लिखो? 40%, 40%। अभी भी नहीं मानते लोग। पैसा मिलता है ना, विदेशों में बेचते हैं तो विदेशी जो रईस होते हैं वो शौक, शानो शौकत, बाघ का कारपेट चाहिए पैर पहुंचने के लिए, ठीक है, तो लोग मानते नहीं, पैसा अच्छा मिलता है इसीलिए, बट ये गलत है। तो दैट मीन्स पीएससी में सिलेक्ट होने के बाद मौज मस्ती नहीं है, आपको बहुत सारी चीजों से डील करना पड़ेगा, बहुत सारी। ओके, कुछ पीएससी में गिरफ्तार भी हो जाते हैं जो कम करने के बजाय उसी में समर्थन दे देते हैं। आईएफएस ऑफिसर बन गए, ठीक है, जंगल में 4-5 शेर हैं,
हर साल एक गायब, ये भी करते हैं फिर पकड़े जाते हैं। लास्ट लिखिए ओशियन एनर्जी, समुद्री ऊर्जा। ओशियन एनर्जी, समुद्री ऊर्जा। दिस एनर्जी इज डिक्लेयर्ड एज रीन्यूएबल एनर्जी। इस ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा का दर्जा मिला। दिस एनर्जी इज डिक्लेयर्ड रीन्यूएबल एनर्जी। इस ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा का दर्जा मिला बाय MNRE, MNRE के द्वारा। MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, हो गया। अगली हेडिंग, अगली हेडिंग यानी अब ईयरली रिवीजन 2020 में हमने इसमें कंप्लीट किया था चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार, ठीक है, कैलिन, ग्रेग और रेडक्लिफ, ठीक है। इसके बाद में चावल की नई किस्में, CR धान 310, 311, CR धान 801, 802। 300 वाली श्रेणी कौन सी रहेगी? प्रोटीन के लिए, और बाकी रहेगी अनुकूलन के लिए, यानी क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने के लिए। इसके बाद DNA विधेयक पूरा पढ़ा, 2-3 बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फेशियल बायोमेट्रिक सिस्टम, फेशियल बायोमेट्रिक व्यवस्था फॉर सी फेयरर्स, नाविकों के लिए। फॉर सी फेयरर्स, नाविकों के लिए। अब लिखिए इसकी डिटेल्स। टू गिव आइडेंटिफिकेशन नंबर टू सी फेयरर, नाविकों को पहचान दस्तावेज देने के लिए। टू गिव आइडेंटिफिकेशन नंबर टू सी फेयरर, नाविकों के लिए पहचान दस्तावेज देने के लिए BSID सिस्टम इज लॉन्च्ड। BSID जारी किया गया। BSID इज लॉन्च्ड, BSID जारी किया गया। फुल फॉर्म यही है, फुल फॉर्म लिख लो, बायोमेट्रिक सी फेयरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, बायोमेट्रिक सी फेयरर आईडी, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। भारत ऐसा करने का पहला देश बना। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। भारत ऐसा करने वाला प्रथम देश बना। तो इससे क्या होगा फायदा? नाविकों का एक आईडी रहेगा जिसको BSID बोलेंगे या SID बोलेंगे। जब भी कई बार कोई देश का नौका आती है, नेवी आती है और हमारे देश के नाविकों को उड़ा के चली जाती है, तो ये आइडेंटिटी उनकी मदद करेगी, सुरक्षा के लिए है। नेक्स्ट, स्पाइस 2000 बॉम्ब, स्पाइस 2000 बम कौन से देश से खरीदना चाहिए? कौन से देश से खरीदा होगा? रशिया नहीं तो दूसरा देश कौन सा? इजराइल। इससे पहले भी हमने इजराइल का एक लिखा था, स्ट्राइक या स्पाइक, स्पाइक लिखा था। स्पाइक भी बॉम्ब इजराइल का है, स्पाइस भी इजराइल का। लिख लो, इंडिया परचेज 100 बॉम्ब फ्रॉम इजराइल। भारत ने 100 बम इजराइल से खरीदे। इंडिया परचेज 100 बॉम्ब फ्रॉम इजराइल। भारत ने 100 बम इजराइल से खरीदे इन 300 करोड़ रुपीज, 300 करोड़ रुपए में। एक बम कितने का है? भाव करना नहीं आया, 3 करोड़ का एक बम। तो एरे गेरे के ऊपर फोड़ने के लिए तो है नहीं। दिस वॉज यूज्ड इन बालाकोट जैश ए मोहम्मद कैंप।
इसे बालाकोट के जैश ए मोहम्मद ठिकानों पर चलाया गया। लॉन्च्ड इन बालाकोट जैश ए मोहम्मद कैंप। एयर स्ट्राइक हुआ था ना, वो वाला, उन कैंपों पर 3 करोड़ रुपए बरस रहे थे। बाय द हेल्प ऑफ मिराज 2000, मिराज 2000 की मदद से। प्लेन का नाम है मिराज 2000। हैज जीपीएस सिस्टम, जीपीएस व्यवस्था होती है। कैन नॉट बी सर्च बाय रडार, रडार ढूंढ नहीं सकता। कैन नॉट बी सर्च्ड बाय रडार, रडार ढूंढ नहीं सकता। एंड वर्क्स इन एक्सट्रीम क्लाइमेट, खराब मौसम में भी चलती है, खराब मौसम में भी उपयुक्त। वर्क्स इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट, खराब मौसम में भी उपयुक्त। ठीक है, ये क्या है? @75 के तहत कितनी पनडुब्बियां बननी है? 6। और उन श्रृंखलाओं का नाम क्या है? स्कॉर्पियन। वो क्या बोलते हैं स्कॉर्पियन को हिंदी में? बिच्छू। ठीक है, बिच्छू श्रेणी की 6 पनडुब्बियां बन रही हैं, जिसमें से हमने लिख रखा 6 कैसे नाम, फिर से लिखो लिखो। फोर्थ, सबसे पहले हेडिंग डालो, सबमरीन वेला, पनडुब्बी वेला, VELA, डबल एल मत करना, वेला हो जाएगा। लिखिए इसके बारे में। विद द हेल्प ऑफ इंडिया एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, भारत की सहायता, फ्रांस की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, फ्रांस की सहायता से द 4th इंस्टॉलमेंट ऑफ स्कॉर्पियन इज मेड, स्कॉर्पियन का 4था संस्करण बनाया गया। 4th इंस्टॉलमेंट ऑफ स्कॉर्पियन इज मेड, स्कॉर्पियन का 4था संस्करण बनाया गया। कहां बना? इन मझगांव डॉक शिपयार्ड, महाराष्ट्र। मझगांव डॉक शिपयार्ड मुंबई में, मझगांव डॉक शिपयार्ड महाराष्ट्र, मझगांव डॉक शिपयार्ड महाराष्ट्र में, अंडर प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 के तहत। These 6 submarines are, ये 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं। These 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स आर, यह 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं। नंबर 1 2017 डैश INS कलवारी, INS कलवारी, ये 2017 में जुड़ गई। सेकंड INS खांडेरी, INS खांडेरी, हाँ सेम 2017 में INS खांडेरी। थर्ड 2018 INS करंज, INS करंज। फोर्थ वेला 2019 वेला। फिफ्थ सिक्स्थ एक साथ लिख लो नंबर, 5, 6 2020 वागीर और वागशीर, वागीर, वागीर और वागशीर। नेक्स्ट हेडिंग, नहीं डीजल, डीजल से चलेंगे। ठीक है, एक ही है अपने पास
पनडुब्बी वो वाली। लिखिए अगली हेडिंग, क्वांटम सुप्रीमेसी। क्वांटम सुप्रीमेसी। कौन है? सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ। ओके, तो गूगल ने ये दावा किया है कि नॉर्मल फिजिकल कंप्यूटिंग जो आज होती है उसके अलावा हमने क्वांटम कंप्यूटिंग तक हम पहुंच गए हैं। अब क्या होता है, नॉर्मल कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत बड़ा डिफरेंस है, भयंकर। एक कोई सॉल्यूशन दिया गया इस क्वांटम कंप्यूटर को जिसने ये सिर्फ 200 सेकेंड में सॉल्व कर लिया, और अगर आपके घर के रखे हुए कंप्यूटर को वो सॉल्यूशन करने को देते तो उसको 10,000 साल लगते। तो सोचो क्या स्पीड होने वाली है आने वाले जनरेशन के कंप्यूटर्स की। इनको अगर एआई में जोड़ दिया तो फिर क्वालिटी बढ़ेगी रोबोटिक्स की, जिससे आगे चल के टर्मिनेटर बन पाएंगे। ठीक है, ऐसी मशीनें जो खुद सोच सकती हैं, बात कर सकती है, बोल सकती हैं, और ये डिसीजन ले सकती है कि बस बहुत हो गया इंसान, सबको खत्म करो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अब ये है वजह इसकी। लिखिए, अब हम उनको फर्क पता लगाना होगा, बिकॉज कंप्यूटर सेक्शन से अगर क्वेश्चन आया, ये आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी इस साल जो आने वाला है ना क्वेश्चन, ये तय है मेरे हिसाब से। नहीं आया तो मेरे को मत बोलना, लेकिन मुझे लगता है कि आ सकता है। लिख लो। हालांकि भविष्यवाणी करना बहुत बड़ी गलतफहमी होती है यूपीएससी के लिए, पर लिख लो। Quantum supremacy is a status defined by Google. Quantum supremacy उपलब्धि है जो गूगल ने हासिल करी, एक्वायर्ड बाय गूगल, जो गूगल ने हासिल करी। दिस टर्म वॉज नेम्ड बाय जॉन प्रेस्किल। यह शब्द जॉन प्रेस्किल ने दिया था। दिस टर्म इज यूज्ड बाय जॉन प्रेस्किल। यह शब्द जॉन प्रेस्किल ने दिया था इन 2012 में। ठीक है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने दिया था यह शब्द। इट एम्स एट, इसका लक्ष्य है टू कैलकुलेट सच थिंग्स, ऐसी चीजों की गणनाएं करना। टू कैलकुलेट सच थिंग्स, ऐसी चीजों की गणनाएं करना जो आम कंप्यूटर नहीं कर सकता, जो सुपर कंप्यूटर नहीं कर सकता, विच सुपर कंप्यूटर कैन नॉट डू, जो आम सुपर कंप्यूटर नहीं कर सकता, विच सुपर कंप्यूटर कैन नॉट डू। It solved a question in 200 seconds. इसने 200 सेकेंड में गणना कर ली। Which would take 10,000 years for super computer. जो सुपर कंप्यूटर के लिए 10,000 वर्ष होती। Which can took 10,000 years for सुपर कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर के लिए 10,000 वर्ष होती। तो क्वांटम कंप्यूटिंग एकदम इलेक्ट्रॉनिकी से आगे निकल के क्वांटम सिद्धांत के ऊपर बात करके नए कंप्यूटर्स की श्रेणी में बात करता है। लिख लो, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या होते हैं? दो हेडिंग बना लेना, एक तरफ लिखना नॉर्मल या सुपर कंप्यूटर या नॉर्मल कंप्यूटर, आज के कंप्यूटर, और दूसरी तरफ लिखना क्वांटम कंप्यूटर। दोनों में फर्क क्या होता है? सामान्य कंप्यूटर वाले में लिखो, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय बिट, जानकारी बिट में रखी जाती है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय बिट, जानकारी बिट में रखी जाती है। सामने लिख दो क्वांटम में, स्टोर्ड बाय क्वांटम बिट, सूचना क्वांटम बिट में संग्रहित।
इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय क्वांटम बिट, सूचना क्वांटम बिट में संग्रहित। क्लियर? वापस आ जाओ फर्स्ट पे। वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर 0 एंड 1, बाइनरी संख्या 0 1 पर काम करता है। सुपर कंप्यूटर या नॉर्मल कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स 0 या 1 पे काम करता है, 0 और 1 एट अ सिंगल टाइम, एक ही वक्त पर, या तो 0 या तो 1। नहीं, हाँ सुपर कंप्यूटर में, ठीक है, 0 1 पे काम करता और एक टाइम पे 0 पे काम करेगा और एक टाइम पे 1 पर, एक साथ काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा? 0 और 1 एक साथ। लिख लो 0 एंड 1 साइमल्टेनियसली, 0 और 1 पर साथ काम। ठीक है, कहाँ कहाँ काम लगाया जा सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग का? तो बैंक में काम आ सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आएगा, ठीक है, उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सबसे ज़्यादा काम आएगा। भविष्य में क्या होने वाला है? जूते, चप्पल, चश्मा, कपड़े, गाड़ी, हर चीज़ में RFID चिप्स होंगी जो कनेक्टेड होंगी किससे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। अब एक सुपर कंप्यूटर को एक गणना करने के लिए 10,000 साल लग रहे हैं, इसने ये 200 सेकंड में कर दिया। मतलब कौन इंसान कहाँ है, क्या खरीद रहा है, सब कुछ एक कंप्यूटर में फीड इन हो जाएगा। ओके, इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं इसके, बहुत सारे नुकसान भी हैं। ठीक, ये हो गया। अगला हेडिंग, स्ट्रैंड हॉग बग वायरस का नाम है। स्ट्रैंड हॉग बग, गृह मंत्रालय ने सूचना दी है कि ये बग इंडिया में आ चुका है और किसको करप्ट कर रहा है? एंड्रॉइड्स को। मल्टीटास्किंग अगर की जाती है, गाने भी सुन रहे हो और साथ साथ में कुछ काम वर्क भी कर रहे हो, पेपर वर्क, तो वो मल्टीटास्किंग है। उस मल्टीटास्किंग के वक्त ये गड़बड़ी कर सकता है, आपकी सूचनाएं सारी इकट्ठी कर सकता है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन ले सकता है जब आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन तो भी। ठीक है, इसको बोला जा रहा है स्ट्रैंड हॉग बग, पता नहीं लगने देगा वो। लिख लो, अलर्ट बाय होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय द्वारा चेतावनी जारी। अलर्ट बाय होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय द्वारा चेतावनी जारी। इट इज अ वायरस इन एंड्रॉइड मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल में पाया गया वायरस है। फॉर स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी चुराने के लिए। फॉर स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी चुराने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अगली हेडिंग लिखो, ट्रैकिया सॉफ्टवेयर। ट्रैकिया सॉफ्टवेयर इट इज अ बार कोडिंग सॉफ्टवेयर, यह बारकोड सॉफ्टवेयर है, एक्सेप्टेड बाय हरियाणा पुलिस, जो हरियाणा पुलिस ने अपनाया है। एक्सेप्टेड बाय हरियाणा पुलिस, जो हरियाणा पुलिस ने अपनाया है, ताकि छेड़छाड़ मुक्त आपराधिक जांच हो सके, सो दैट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैन गो विथ फ्लो, ताकि छेड़छाड़ मुक्त आपराधिक जांच हो सके, सो दैट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कुड गो विथ फ्लो। इन दिस सिस्टम, इस व्यवस्था में आपराधिक घटनाओं के सैंपल, द सैंपल्स ऑफ क्राइम, आपराधिक घटनाओं के सैंपल, द सैंपल्स ऑफ क्राइम
कैन बी कलेक्टेड एंड पुट इन कंप्यूटर, संग्रहित करके कंप्यूटर में रखे जा सकते हैं। कैन बी कलेक्टेड एंड पुट इन कंप्यूटर, संग्रहित करके कंप्यूटर में रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान, नेशनल ब्रॉडबैंड मूवमेंट, नेशनल ब्रॉडबैंड मूवमेंट, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान। पता नहीं कब से तो चल रहा है, भारत नेट सुना होगा, गांव गांव तक इंटरनेट को जोड़ना, वो सब लिख लो। किसने स्टार्ट किया, कौन सा मंत्रालय? सूचना मंत्रालय। मत लिखो, लिख लो अब इसमें। इट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, यह डिजिटल सूचना पॉलिसी या डिजिटल सूचना नीति का हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, डिजिटल सूचना नीति का हिस्सा है ऑफ 2018 का। इट हैज टारगेट, इसका लक्ष्य है दैट बाय भारत नेट, कि भारत नेट के द्वारा, दैट बाय भारत नेट, कि भारत नेट के द्वारा रीच 1.42 लाख विलेजेस, 1.42 लाख गांवों तक पहुंचे, फुल स्टॉप। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी, यह विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण संचार या ग्रामीण इंटरनेट योजना है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल इंटरनेट प्रोजेक्ट, ग्रामीण इंटरनेट प्रोजेक्ट है। अगेन फिर पूछेंगे कि भैया पूरी भारत में हर गांव तक इंटरनेट कौन से वर्ष तक हम कंप्लीट करेंगे, तो वही 2022। ठीक, अगला ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो। क्लाउड हनी पॉट्स, हनी पॉट क्या होता है? कंप्यूटर के सेक्टर में अगर हनी पॉट, हनी यानी शहद, पॉट यानी शहद का वो डब्बा, हनी पॉट के बारे में पूछा जाए तो वो क्या होता है? रिसर्च में पाया गया है कि देखो, सबसे पहली चीज तो ये होती है, जो हैकर्स होते हैं, जो हैक करने की कोशिश करते हैं किसी भी वेबसाइट को या किसी भी सरकारी व्यवस्था को, भारत के ऊपर 5 लाख हमले हुए हैं, 50 लाख हमले हुए हैं पिछले साल। ओके, और ये जितने भी हमले हुए हैं ये हनी पॉट पे हुए हैं। हनी पॉट का मतलब ये होता है कि हैकर को ऐसा लगे कि उसने हैक कर लिया है, उस व्यवस्था को हनी पॉट बोला जाता है। ये वेबसाइट है, ये हैकर है, तो वेबसाइट की एक कॉपी बनती है, उसी को हनी पॉट बोला जाता है। तो हैकर जब उसके अंदर एंटर करता है तो हैकर को क्या लगता है कि वो सक्सेस हो चुका है, उस व्यवस्था को हनी पॉट बोला जाता है। तो हर सरकार, हर देश अपना हनी पॉट बनाने में लगा हुआ है, ओके, ताकि उसको एक तो आंकड़े पता लग जाए कितने हमले होते हैं और कहाँ कहाँ से हमले आते हैं वो, ठीक, प्लस अपनी जो मेन वेबसाइट है, जो डेटा है वो सुरक्षित रहे। तो इसके लिए हनी पॉट वगैरह शब्द यूज किया गया वो है, ठीक है।